गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनोज चौटिया रघुनाथ स्कूल रतनगढ़ से जीव विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक है एंजाइम का जो चैप्टर चल रहा था उससे आगे हम पढ़ेंगे एंजाइम की क्रियाविधि। टॉपिक क्या है अपना? एंजाइम की क्रियाविधि, यानी एंजाइम किस प्रकार से क्रिया करते हैं। तो अपन ने पहले के वीडियो में चर्चा की थी, एक शब्द आप लोगों को याद होगा, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? अभिकारक जो होते हैं, यानी अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, मान लीजिए A प्लस B, ठीक है, ये दो अभिकारक है। इन दो अभिकारकों के पास में अपनी स्वयं की ऊर्जा होती है, ठीक है। और दूसरा, ये आपस में जब तक टकराएंगे नहीं, ठीक है, तब तक इनमें रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इनमें कुछ ऊर्जा बैरियर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनको आपस में टकराने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। उस अवरोध को दूर करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जो ऊर्जा लगती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा। अर्थात सक्रियण ऊर्जा क्या होगी? अभिकारक के अणुओं को आपस में टकराने के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। मान लीजिए A और B, इनको आपस में टकराने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर अपन ग्राफ खींचे ऊर्जा के मध्य, ठीक है। अब एंजाइम का उपयोग जिस अभिक्रिया में होता है, तो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि एंजाइम क्या कर देते हैं, किसी भी अभिक्रिया की ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। यानी कोई अभिक्रिया है जो बिना एंजाइम की उपस्थिति के जिसमें इतनी ऊर्जा लग रही थी, अब एंजाइम की उपस्थिति से क्या होगा, इसमें इतनी ही ऊर्जा खर्च होगी। और दूसरी बात आपको बताएं कि एंजाइम अभिक्रिया के अंत में वैसे के वैसे प्राप्त हो जाते हैं, एंजाइम की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए, एंजाइम की जो क्रियाविधि है वह समझाई थी किसने? माइकेलिस और मेंटन ने। माइकेलिस और मेंटन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले एंजाइम की क्रियाविधि को समझाया। इन्होंने क्या कहा आप लोगों को पता है? एंजाइम जिस पदार्थ के ऊपर क्रिया करता है उसे अपन क्या कहते हैं? क्रियाकारक, अभिकारक या आधार का अणु, अंग्रेजी में कहते हैं सबस्ट्रेट। तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या करेगा? एंजाइम अपने सक्रिय स्थलों, जो अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि एंजाइम के ऊपर बहुत अधिक सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। यह निर्भर करता है कि उस एंजाइम पर कितने सक्रिय स्थल है। जैसे एक नंबर का प्रश्न यहां बनता है, आपको याद रखना है, टर्न ओवर। टर्न ओवर किसे कहते हैं? टर्न ओवर क्या है? किसी भी एंजाइम द्वारा प्रति मिनट तैयार किया गया उत्पाद क्या कहलाता है? उसका टर्नओवर कहलाता है। जैसे अगर अपन बात करें केटेलेज एंजाइम, तो केटेलेज एंजाइम का प्रति मिनट टर्नओवर जो है वो 50 लाख है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा कि एंजाइम की सक्रिय स्थल से और आधार जो है, या यूं कहें सबस्ट्रेट, वो क्या करता है? जुड़ता है। और जुड़कर ये क्या करते हैं? ESC, एंजाइम आधार संकुल, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, और कॉम्प्लेक्स का निर्माण होने के पश्चात सबस्ट्रेट जो है वो बदल जाता है किसमें? उत्पाद में। और आप लोगों को मैंने बताया कि अभिक्रिया के अंत में एंजाइम पुनः वैसे के वैसे प्राप्त हो जाते हैं। तो ये एंजाइम की क्या है? क्रियाविधि है, जिसे माइकेलिस और मेंटन ने समझाया। इसके बाद में इस क्रियाविधि को समझाने के लिए दो सिद्धांत आए अपने पास। पहला सिद्धांत था ताला चाबी सिद्धांत। ताला चाबी सिद्धांत, यह सिद्धांत दिया था एमिल फिशर नामक वैज्ञानिक ने। एमिल फिशर नामक वैज्ञानिक ने। देखिए, बात वही है, इन्होंने थोड़ा और इसको विस्तार पूर्वक समझाया। इन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार किसी ताले को खोलने के लिए एक विशेष प्रकार की चाबी की आवश्यकता होती है और वो चाबी लगाते ही वो ताला खुल जाता है, उसी प्रकार किसी आधार को
उत्पाद में बदलने के लिए एक विशेष प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही हम ताले के अंदर चाबी लगाते हैं तो वो चाबी घूमती है। घूमने का मतलब क्या हुआ, उसने ताले के साथ एक संकुल का निर्माण किया। तो उसी प्रकार यहां क्या होता है, एंजाइम आधार संकुल का निर्माण होता है और उसके बाद में ताला खुल गया, अर्थात आधार जो है उत्पाद में बदल गया। देखिए चित्र के अनुसार समझिए, ये मान लेते हैं अपन कोई एक क्या है, एंजाइम है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एंजाइम में विशेष प्रकार के स्थल पाए जाते हैं जहां आधार के अणु जुड़ते हैं और उन स्थलों को क्या कहते हैं, सक्रिय स्थल, ठीक है। अभी जैसे ये हो गया एंजाइम और ये क्या है अपना आधार का अणु, ठीक है। अब क्या होगा कि एंजाइम आधार संकुल, ये एंजाइम आधार संकुल का निर्माण हो गया और एंजाइम आधार संकुल का निर्माण होने के पश्चात आपको बताया कि एंजाइम पुनः अभिक्रिया के अंत में वैसे के वैसे प्राप्त हो जाते हैं और आधार जो है वो उत्पाद में बदल जाता है। समझ में आई बात? यही ताला चाबी सिद्धांत है कि जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष प्रकार की चाबी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक आधार को उत्पाद में बदलने के लिए विशेष प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है। और ये बात अपन एंजाइम की विशेषता में पहले पढ़ के आ चुके हैं। आप लोगों को याद होगा कि एंजाइम क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। जैसे अपन ने बात की थी निरपेक्ष विशिष्टता की। निरपेक्ष विशिष्टता में क्या था कि जो एंजाइम जिस आधार के ऊपर क्रिया करता है वह एंजाइम उसी आधार के ऊपर क्रिया करेगा। जैसे यूरिएज यूरिया पे क्रिया करेगा, तो जैसे ये एंजाइम है वो इसी आधार पे क्रिया करेगा। अगर मान लीजिए आधार की संरचना इस प्रकार की है तो इस आधार पर यह एंजाइम काम नहीं करेगा। दूसरा सिद्धांत है अपना प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत, यही एंजाइम की क्रियाविधि को समझाने के लिए यह सिद्धांत दिया गया था और यह सिद्धांत दिया था कोसलैंड नामक वैज्ञानिक ने। अब इन्होंने क्या बताया, देखिए अपन जानते हैं कि यहां चाबी और ताले के सिद्धांत के अंतर्गत अपन ने देखा कि जैसी संरचना है आपस में संकुल बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना की आवश्यकता होती है। लेकिन मान लीजिए यहां अपने पास एंजाइम इस प्रकार से है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि एंजाइम का अणु जो है वो आधार के अणु से बहुत बड़ा होता है, ये अपन ने विशेषता में पढ़ी थी। और ये अपने पास क्या है, आधार का अणु। तो इस बात को एक बार आप यूं समझिए कि जिस प्रकार से एक मास्टर की होती है, मास्टर की क्या करती है, प्रत्येक प्रकार के ताले को खोलने का काम करती है। तो उसी प्रकार देखिए मैं क्या कह रहा हूं, प्रेरित आसंजन। आसंजन का मतलब क्या होता है, अपन ने पीछे पढ़ा हुआ है वाष्पोत्सर्जन वाले अध्याय में, आसंजन और सहसंजन। जब आपस में एक ही अणु, जैसे जल के अणु आपस में जुड़े, जिस बल के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं उसे क्या कहते हैं, सहसंजन। और जाइलम की वाहिनी या वाहिकाएं और जल के मध्य जब संबंध होता है जिससे आपस में वो जुड़ते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आसंजन। तो यहां क्या है, अपने पास एंजाइम है और क्या है, आधार है। एंजाइम है और आधार है, तो दो अलग अलग चीजें होगी, ये दोनों आपस में जुड़ेगी तो क्या होगा, आसंजन, ठीक है। यहां ऊपर वाले से एक स्टेप बढ़ जाएगा। अब चूंकि इसकी संरचना क्या है, आधार के अणु के समान नहीं है, तो एक स्टेप में क्या होगा कि जैसे ही आधार का अणु, ध्यान से सुनना, जैसे ही आधार का अणु एंजाइम के संपर्क में आता है तो एंजाइम क्या होता है, प्रेरित होता है, ठीक है। एंजाइम क्या होगा, प्रेरित होगा, किस लिए, अपनी संरचना में बदलाव करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये एंजाइम इस प्रकार का हो जाएगा और ये आधार का अणु है ये अपना। और उसके बाद में क्या होगा, ये प्रेरण से, किसके प्रेरण से, आधार के प्रेरण से एंजाइम की संरचना में बदलाव होता है। और उसके बाद में क्या होगा, वही एंजाइम आधार संकुल ESC, एंजाइम आधार संकुल का निर्माण होगा। और जैसे ही एंजाइम आधार संकुल का निर्माण होगा क्या होगा, आधार जो है वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। और जो अपन ने प्रारंभ में बात की थी कि अभिक्रिया के अंत में एंजाइम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, तो प्लस ये एंजाइम वापस अपनी जो मूल, चूंकि आधार का अणु
उत्पाद में बदल गया है, तो अब उसके पास कोई प्रेरण नहीं रहा, तो एंजाइम पुनः अपनी मूल जो प्रारंभिक अवस्था थी, या जिसकी अपन परिभाषा देते हैं कि अभिक्रिया के अंत में एंजाइम वैसे के वैसे प्राप्त हो जाते हैं, ये प्राप्त हो जाता है। तो ये होगी अपनी एंजाइम की क्रियाविधि। अब है एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला तापक्रम, दूसरा पीएच मान, क्रियाधारकों की सांद्रता, एंजाइम सांद्रता, अंतिम उत्पाद की सांद्रता, एंजाइम निरोधन या विष। देखिए ये अपने प्रकाश संश्लेषण शोषण सभी में काम में आने वाला एक कारक है, जो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी अभिक्रिया है जो अपने उच्चतम स्तर पर होती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं अनुकूलतम तापमान। अनुकूलतम तापमान, और जिस तापमान के ऊपर क्रिया प्रारंभ हो जाती है वह कहलाता है न्यूनतम, और वह अधिकतम तापमान जिस तापमान तक वह क्रिया होती रहती है वह कहलाता है अधिकतम। अर्थात अधिकतम और न्यूनतम दोनों के ऊपर क्या होगा? क्रियाएं होंगी, लेकिन अपना जो मैक्सिमम आउटपुट है अधिकतम सांद्रता के उत्पाद में बदलने वाला जो काम है वो कहां होगा? अनुकूलतम में। ठीक है, तो अब देखिए तापक्रम। एंजाइम की क्रियाविधि के लिए उचित या अनुकूलतम तापमान जो है वो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप लोग जानते हैं, अपन ने पढ़ा कि एंजाइम क्या है? प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है ना। एंजाइम क्या है? प्रोटीन के बने हुए हैं। और आप यूं समझ सकते हैं, अपने घरों में आप लोग पनीर देखते हैं, ठीक है। पनीर को अगर हम फ्रीज में नहीं रखें, बाहरी तापमान में रख दें या उच्च तापमान में रख दें, तो उसकी संरचना क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है। उसी प्रकार अधिक तापमान की उपस्थिति में क्या होगा? ये विकृत हो जाता है, और जो इसको काम करना है, उत्पाद में बदलना है, आधार को वो नहीं बदल पाता। या आप फ्रीज में, डीप फ्रीज में रख दें पनीर को, तो क्या होगा? उसको सब्जी बनाने के लिए, बाहर निकालने के लिए उसको उचित तापमान पर लाया जाता है, तब तक उसकी सब्जी नहीं बन पाती। तो पनीर क्या है? दूध से बना हुआ, और उसमें अधिकांश मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो उसी प्रकार एंजाइम की संरचना भी कोलोइडल संरचना होती है, तो एक निश्चित तापमान परास में ही वो क्रिया कर सकता है। दूसरी चीज एक और ध्यान में रखनी है आपको, वैसे प्रकाश संश्लेषण में भी आ जाएगा 20 से 30, ठीक है। अब मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उत्पाद प्राप्त हो रहा है X। हमने क्या किया? यहां 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा दिया। 10 डिग्री बढ़ाया तो तापमान कितना हो गया? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर उत्पादन जो है लगभग 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। अब अगर यहां फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देंगे तो क्या होगा? अपने पास टेम्परेचर आ गया 40 डिग्री। तो 10 डिग्री के हिसाब से तो क्या होना चाहिए? 4x होना चाहिए, लेकिन ये इस रेंज को पार कर जाता है, इसलिए यहां क्या होगा? कमी आएगी, न कि इसकी क्रियाविधि में बढ़ोतरी होगी। दूसरा पीएच मान, ये अपन ने पहले भी चर्चा की थी, आप लोगों को याद होगा। एंजाइम इष्टता, यानी ये एंजाइम की विशेषता होती है, जो एंजाइम जितने पीएच पर क्रिया करता है वो एंजाइम उतने ही पीएच के ऊपर क्रिया करेगा। अगर पीएच के मान में बदलाव कर देते हैं तो अभिक्रिया की दर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। क्रियाधारकों की सांद्रता और एंजाइम की सांद्रता एक साथ पढ़ सकते हैं अपन। देखिए क्या होता है कि एंजाइम में बहुत अधिक सक्रिय सतह पाई जाती है, तो अगर क्रियाधारकों की सांद्रता बढ़ेगी तो एंजाइम की जितनी भी सक्रिय सतह है वो अलग अलग आप यूं समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एंजाइम है, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 क्या इसमें सक्रिय सतह, तो अगर क्रियाधारकों की सांद्रता बढ़ेगी तो ये अलग अलग इस प्रकार से 5 कॉम्प्लेक्स या 5 संकुल का निर्माण कर लेगा और उनको उत्पाद में बदल देगा। लेकिन लगातार अगर क्रियाधारकों की सांद्रता बढ़ती जाती है तो फिर क्या होगा? तो हम ये कह सकते हैं क्रियाधारकों की सांद्रता में बढ़ोतरी होने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, लेकिन एक सीमा तक, उसके पश्चात पुनः उसमें मंदता आने लगती है। इसी प्रकार एंजाइम सांद्रता के अंतर्गत जब एंजाइम अधिक मात्रा में है और उत्पाद कम मात्रा में है, ठीक है, तो प्रारंभ में तो क्या होगा? एंजाइम जब ज्यादा हो जाएंगे, उत्पाद नहीं आधार, तो प्रारंभ में तो एंजाइम अगर ज्यादा हो जाएंगे तो आधार को उत्पाद में बदलेंगे। उसके बाद में उनके पास क्या है? आधार है ही नहीं, तो उत्पाद में किसको बदले? तो एंजाइमों की सांद्रता बढ़ने पर प्रारंभ में तो क्या होगा? उत्पाद की सांद्रता में बढ़ोतरी होगी, लेकिन एक समय के पश्चात उसमें भी कमी आ जाएगी। अंतिम उत्पाद की सांद्रता, अब देखिए अंतिम उत्पाद क्या है? मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है,
जैसे अपन श्वसन में बात करते हैं ग्लूकोज फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट में ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में। इस प्रकार से ग्लूकोज लगातार क्या करता है, अलग अलग इंटरमीडिएट उत्पाद में बदल के और अंत में पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है। तो अगर अधिक मात्रा में पायरुविक अम्ल बन जाए अंतिम उत्पाद की सांद्रता, तो यूं मान लीजिए आप E से बनता है E1, ए जो है वो बदलता है बी में, बी बदलता है सी में, सी बदलता है डी में और डी बदलता है ई में। अब यहां पर भी प्रत्येक स्टेप में क्या होगा, एंजाइम E1, E2, E3, E4। अब अगर ये E अधिक मात्रा में बन रहा है तो बनते बनते ये कोशिका में क्या होगा, यहां आकर इकट्ठा हो जाएगा। अब यहां आकर मान लो E इकट्ठा हो गया तो क्या होगा, ये एंजाइम तो किस पे क्रिया करता है, ए पे करता है, ई पे क्रिया करेगा नहीं। तो अगर अधिक मात्रा में उत्पाद बन जाते हैं तो वो प्रारंभिक अवस्था में आके और प्रारंभिक एंजाइम की क्रिया में क्या करते हैं, बाधा डालते हैं। तो अधिक मात्रा में अंतिम उत्पाद बनने पर भी क्या हो जाएगा, क्रिया की दर मंद हो जाती है। लास्ट अपना एंजाइम निरोधक या एंजाइम विष। कुछ कारक ऐसे होते हैं जो एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। तो ये क्या करते हैं, एंजाइम की क्रिया को रोकने का कार्य करते हैं या एंजाइम की क्रिया को मंद करने का कार्य करते हैं, जिन्हें हम एंजाइम निरोधक या एंजाइम विष कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक है प्रतियोगी और दूसरा है अप्रतियोगी। देखिए जो अपन ने बात की थी अभी एंजाइम की क्रिया विधि के अंतर्गत क्या होता है कि एंजाइम की सक्रिय सतह से आधार का अणु जुड़ता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, एंजाइम इनहिबिटर्स या संदमक आई कहते इसको, ठीक है। ये आई क्या है, ये आई आधार की संरचना के जैसा संरचना वाला कोई पदार्थ है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एंजाइम की सक्रिय सतह से आकर जुड़ जाता है। जुड़ना किसको था, आधार को। लेकिन यहां जुड़ कौन गया, इनहिबिटर या संदमक जुड़ गया। ये संदमक है और ये अपन मान सकते हैं क्या, सबस्ट्रेट है। तो यहां बनना क्या था, एंजाइम आधार संकुल बनना था और बन क्या गया, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंजाइम संदमक संकुल का निर्माण हो गया। तो अब क्या होगा, इसके साथ एंजाइम जुड़ा ही नहीं तो ये उत्पाद में नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार से एंजाइम की क्रियाविधि में ये बाधा, या यूं कहेंगे कि अपन ने प्रारंभ में बात की थी कि जब किसी अभिक्रिया में एंजाइम का प्रयोग नहीं होता है तो बहुत लंबा समय उसमें लगता है इसको उत्पाद में बदलने के लिए। दूसरा क्या है, अप्रतियोगी, नॉन कॉम्पिटिटिव। अप्रतियोगी के अंतर्गत क्या होगा कि इसकी संरचना आधार के अणु के समान तो नहीं होगी। जैसे मान लीजिए ये इसकी संरचना है, ठीक है, आधार के अणु के समान नहीं होगी। और दूसरी बात, ये एंजाइम की सक्रिय सतह पर भी नहीं जुड़ेंगे, कहीं पर भी ये जुड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां जुड़ गया, ठीक है, और यहां अपना आधार जुड़ा हुआ है। लेकिन ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम को नष्ट कर देते हैं, जैसे साइनाइड वगैरह, तो उससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है, क्रिया नहीं होती। अब इस अध्याय में अपना लास्ट टॉपिक बचा है एंजाइमों का वर्गीकरण। एंजाइमों का वर्गीकरण मैंने आपको पहले भी बताया था, याद होगा, IUB। IUB का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने क्या किया, एंजाइमों को निम्न 6 भागों में विभाजित किया। पहला था ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइजेज, आइसोमरेज और लाइगेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज आप लोगों को पता है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अभिक्रिया में भाग लेने वाले एंजाइमों को ऑक्सीडोरिडक्टेज कहते हैं, ठीक है। पहला हो गया अपना, वे एंजाइम जो ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम कहलाते हैं। यानी किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन है या किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का
योग है, या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग है, या ऑक्सीजन का निष्कासन है, तो ये दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण एवं अपचयन। और इन अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले एंजाइमों को ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। दूसरा है ट्रांसफेरेज। जैसे मान लीजिए जो किसी समूह का ट्रांसफर करते हैं क्या कहलाते हैं? ट्रांसफेरेज। जैसे मान लीजिए AH है, इसकी क्रिया अपन B से करवाते हैं तो क्या होगा? ये A प्लस BH। तो एक समूह का जो प्रतिस्थापन करते हैं उनको क्या कहते हैं? ट्रांसफेरेजेस। हाइड्रोलेज किसी भी बड़े यौगिक को छोटे अणुओं में जो तोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए A B और ये क्या हो गया? A प्लस B। तो यहां जो काम में आने वाला एंजाइम है वो क्या होगा? हाइड्रोलेज। लेकिन साथ में याद रखना है यही काम कौन करता है? लाइजेज करता है, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? आप लोगों ने देखा होगा पत्थर की खदानों में या मार्बल वगैरह की जो कटिंग करते हैं तो साथ में एक पानी का पाइप और रखते हैं, ठीक है, उस पाइप के साथ साथ कटिंग करते हैं। तो इसी प्रकार हाइड्रोलेज क्या करेगा? जल का समावेश करते हुए बड़े यौगिकों को छोटे यौगिक में तोड़ता है, जबकि लाइजेज बिना जल के समावेश के ही बड़े यौगिकों से छोटे यौगिकों का निर्माण करता है। आइसोमरेज क्या करता है? आप लोगों को ध्यान में होगा केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा समावयवता, आइसोमेरिज्म, ठीक है। समावयवता क्या होती है? कि वे यौगिक जिनका अणु सूत्र तो समान होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये इनके फॉर्म को क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं, अर्थात संरचना सूत्र में बदलाव ला देते हैं। लाइगेज, अभी तक अपन ने पढ़ा ये सारे एंजाइम क्या कर रहे हैं? तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। लाइगेज क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। वे एंजाइम जो योग का कार्य करें क्या कहलाते हैं? लाइगेज एंजाइम कहलाते हैं। इस प्रकार से ये अपना एंजाइमों का वर्गीकरण पूरा होता है और इसी के साथ अपना ये एंजाइम वाला अध्याय जो है ये भी समाप्त होता है। धन्यवाद।